हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद पूनम खटकर। आज मैं आपको सेकंड चैप्टर माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको इकोनॉमी के बारे में बताना चाहूँगी। तो चलिए, इकोनॉमी क्या होती है कि एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि कोई भी मनुष्य है, कोई भी ह्यूमन बींग है, उसकी जो इच्छाएँ होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास जो साधन हैं यानी रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो इसके अंदर हम ये बताते हैं कि उन रिसोर्सेज का हम यूज़ करके कैसे किसी भी मनुष्य को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई किया जाता है। तो इसमें यही इकोनॉमी होती है। ओके, लेकिन जैसे कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जो यह अध्ययन करता है कि मनुष्य अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के बंटवारे संबंधी चुनाव इस प्रकार करते हैं जिससे उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है, जो प्रोड्यूसर है अपने लाभ को अधिकतम करता है और समाज अपने सामाजिक कल्याण को अधिकतम करता है। ओके, तो देखिए, इकोनॉमी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी क्लासिफिकेशन किया हुआ है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका जो ये क्लासिफिकेशन है सबसे पहले 1933 में आसेले विश्वविद्यालय के जो कोई प्रोफेसर होंगे, रेगनार फ्रिश ने किया था। ठीक है, इसने क्या कहा, जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम क्या इंडिविजुअल लेवल पर जो हमारी इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सोल्व किया जाता है या उनकी स्टडी की जाती है। जैसे कस्टमर है उसको अपनी कंजप्शन की समस्या है, एक फर्म है उसको अपनी प्राइस डिटर्मिनेशन की प्रॉब्लम है। तो जो भी इंडिविजुअल लेवल पर हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को, वो हमारा होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसीलिए इसको हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि अर्थव्यवस्था के जो टोटल कंजप्शन है, टोटल वर्ड होगा इसमें, टोटल कंजप्शन, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल नेशनल इनकम, नॉर्मल प्राइस लेवल, इन सभी की स्टडी की जाती है। इसलिए इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसीलिए इसको हम थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है। तो सिंपल सा वे है कि जिसमें हम इंडिविजुअल लेवल पर इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम की स्टडी करेंगे वो हमारा होगा व्यष्टि यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जिसकी हम ग्रुप लेवल पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे या स्टडी करेंगे वो हमारा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र। तो हम इनको पॉइंट टू पॉइंट मतलब स्टडी करते हैं। अब हमारा आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप सभी को ही पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, इंग्लिश में नॉर्मलाइज है, सभी को ही पता होगा, मैक्रो बोला जाता है। ये जो मैक्रो वर्ड है ये ग्रीक भाषा के माइक्रोस से लिया गया है। इसका अर्थ यह है कि जो यूनिट के भी 10 लाख यानी 10 लाख भाग का जो लघु या छोटा है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ये भी उतना ही वैल्यूएबल है जितना हमारा समष्टि यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। जैसे कि एक कोई है प्रोफेसर लगा लो या कोई राइटर है, उन्होंने लिखा है, बिलास के अनुसार अर्थशास्त्र में व्यष्टि शब्द से मतलब जो हमारा कंजप्शन है, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, ये जो छोटे छोटे तत्वों को में बट जाता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक कस्टमर, एक फर्म, एक इंडस्ट्री, किसी एक स्पेसिफिक गुड्स के प्राइस का अध्ययन करते हैं। लेकिन इसमें हम समूह का भी अध्ययन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई बहुत बड़े समूह का अध्ययन करते हैं। जैसे कि मार्केट डिमांड कर्व, इसके बारे में आपको डीपली बताती हूँ। चलिए देखो, ये होता है मार्केट डिमांड कर्व। इसमें क्या है कि कोई है, मान लो कोई कस्टमर ए है, ये कस्टमर बी है, ये हमारी क्या होगी, मार्केट डिमांड कर्व। कस्टमर ए, अगर प्राइस देखिए अगर आइसक्रीम का प्राइस 1 रुपीज़ है तो जो ए कस्टमर है वो प्राइस की 4 क्वांटिटी लेगा, और अगर प्राइस का वैल्यू 2 हो जाती है तो वो 3, या इसका मतलब ये है जैसे जैसे प्राइस की वैल्यू बढ़ेगी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरीके से देखो बी है, बी अगर प्राइस 1 है आइसक्रीम का तो 5 क्वांटिटी लेगा, अगर प्राइस 2 है तो 4 लेगा। इसी तरीके जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे ही डिमांड भी कम होती जाएगी। डिमांड का स्लोप कैसे है, ऊपर से नीचे होता जाएगा। देखो भाई, जैसे मार्केट डिमांड कर्व बनाया, जब हमारे पास हमारा प्राइस था भाई 1, तो ए ने ली 4 क्वांटिटी, बी ने ली 5 क्वांटिटी, तो टोटल मार्केट डिमांड कर्व क्या हुआ, 9 पर स्लोट हो गया। जैसे जैसे प्राइस हमारा बढ़ता गया जो डिमांड कर्व है वो हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया।
जो हमारा डिमांड कर्व है वो हमारा क्या होता है, प्राइस और जो हमारी क्वांटिटी है उसमें नेगेटिव रिलेशन है। प्राइस बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, प्राइस कम होगा तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। चलिए भाई, आई होप आपको जो मार्केट डिमांड कर्व है अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे कि इसमें बोला गया है कि जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो लेवल ऑफ टोटल प्रोडक्शन का अध्ययन करता है। इसके लिए मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन देती हूँ, फॉर एग्जांपल एग्जाम में आ जाए तो आपको इजीली लर्न हो जाएगी। जैसे कि इसमें है सपीरो के अनुसार, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है अर्थशास्त्र के छोटे भागों से है। ओके, इजीली लर्न हो जाएगी सभी को। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद स्मॉल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। देखो भाई, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट स्कोप क्या है, थ्योरी ऑफ डिमांड। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कोई भी गुड्स है उसकी डिमांड को हम कैसे निर्धारित करते हैं। जैसे कि कोई भी कस्टमर है लगा लो, उसकी इनकम क्या होती है, फिक्स्ड होती है। वो उस इनकम को मार्केट वैल्यू पर, यानी कि मार्केट वैल्यू पर गुड्स के अकॉर्डिंग क्या करता है, बांटता है। लेकिन मार्केट वैल्यू पर इसमें क्या है, एक कस्टमर है अपनी फिक्स्ड मतलब जो निश्चित आय है उसको बाजार मूल्य पर विभिन्न वस्तुओं में किस प्रकार बांटता है, उसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। मतलब कोई भी कस्टमर है उसकी इनकम क्या होती है, सर्टेन निश्चित होती है, भाई इनकम तो उसको मिले ही मिलेगी। तो उस इनकम में को मार्केट की वैल्यू के अकॉर्डिंग किस किस गुड्स में किस तरीके से डिमांड करता है गुड्स की, उसे हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में ये होता है कि कोई भी मान लो प्रोड्यूसर है, वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे ये तो है नहीं सिंपली कि भाई वो प्रोड्यूस कर देगा, उसके लिए उसे साधनों की यानी रिसोर्सेज की भी नीड होगी। तो उससे पहले उसे प्रोडक्शन फंक्शन और रूल्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में भी जो स्टडी होती है वो हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में की जाती है। नेक्स्ट होता है थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। कोई भी मान लो प्रोडक्ट बन गया, तो वो ये तो है नहीं भाई पड़ा रहेगा, किसी ना किसी सिचुएशन में बिकता ही है। तो मान लो परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन में क्या है कि एक प्राइस होता है जिसमें कस्टमर को सेल किया जाता है। मोनोपोली में क्या है कि कोई कम दे रहा है कोई ज़्यादा दे रहा है, मोनोपोली में ये होता है। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है भाई, इसके अंदर ये होता है कि गुड्स को सेल करने से जो इनकम होती है उसका प्रोडक्शन के साधनों में साधन कीमत, यानी कि मजदूरों को मजदूरी दे दी, ब्याज दे दिया, लगान दे दिया, ब्याज लाभ दे दिया आदि के रूप में बांट दिया जाता है। उसे तो फैक्टर प्राइसिंग बोलते हैं, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। अब है साधनों का इष्टतम प्रयोग। इसमें हम होता है कि भाई कोई भी प्रोडक्ट अनयूज ना रहे, यानी अर्थव्यवस्था में कितनी कुशलता के साथ उपभोक्ता व प्रोड्यूसर में साधनों का बंटवारा हो रहा है। साधनों के कुशलतम बंटवारे की स्थिति में उपभोक्ता और फर्म संतुलन की स्थिति में होते हैं। तो इसमें संतुलन की शर्तों का अध्ययन किया जाता है कि भाई किस तरीके से वो नॉर्मल की सिचुएशन में है। संतुलन यानी कल्याण अर्थव्यवस्था एक आदर्श अर्थव्यवस्था की परिभाषा देने का प्रयत्न करता है। इसका संबंध लोगों के उपभोक्ता तथा उत्पादकों के रूप में कल्याण में वृद्धि करने से है। इसकी आप इम्पोर्टेंस लगा लो, बेनिफिट्स लगा लो, कैरेक्टरिस्टिक्स लगा लो, फीचर्स लगा लो। एग्जाम में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो आपको यही लिखनी है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली। अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली कैसे है कि भाई कोई भी अर्थव्यवस्था यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा एक हम इकोनॉमी की कार्य प्रणाली का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंग होते हैं, कस्टमर फर्म ये कार्य कुशलता से कार्य करे या नहीं, व्यष्टि अर्थशास्त्र ये देखता है। ठीक है, भविष्यवाणी क्या है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं भविष्यवाणी के आधार पर बनाए जा सकते हैं। इसके मतलब कुछ एजम्पशंस होते हैं, मान्यताएं होती हैं। जैसे कि यदि एक विशेष घटना घटती है तो उसके कुछ परिणाम निकलेंगे, जैसे डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेंगे। आर्थिक नीतियाँ कैसे हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग आर्थिक नीतियाँ बनाने के लिए भी किया जाता है। जैसे कीमत नीति एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इस कार्य में सहायक सिद्ध होता है। अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली सरकारी नीतियों का विश्लेषण कर सकते हैं। ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जो सरकार है सरकार की नीतियों का साधन के बंटवारे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक कल्याण व्यष्टि अर्थशास्त्र द्वारा आर्थिक कल्याण की दशाओं के ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ये एक आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है। इस बात का सुझाव देता है कि आर्थिक कल्याण के आदर्श को कैसे प्राप्त किया जा सके। प्रबंध संबंधी निर्णय लेने के लिए भी करते हैं इसका प्रयोग। जैसे कोस्ट मांग के विश्लेषण द्वारा बनाई गई नीतियों का भी बहुत महत्व होता है। देखिए, अब है लिमिटेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स की। क्या है कि ये अगत्यात्मक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ एक फैक्टर को स्थिर मान लिया जाता है। जैसे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें हमारी जो एक ही मशीनरी है, लेबर इंक्रीज मतलब क्या है,
एम्प्लॉयज़ हमारे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी जो मशीनरी है वो एक ही है, उसी के साथ काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे इस फैक्टर को क्या है कि अगत्यात्मक है, तो यही बोला गया है कि ये अगत्यात्मक है, गलत निष्कर्ष है। जैसे सेविंग करना तो एक अच्छी बात होती है, परंतु समाज के सभी व्यक्ति यदि सेविंग करने लगे तो अर्थव्यवस्था को क्या है, बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। क्या होगा इससे? कंजप्शन, जो डिमांड है गुड्स की, वो कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा और राष्ट्रीय आय में भी कमी हो जाएगी। तो इसलिए क्या है, ये रॉन्ग कंक्लूजन है। अवास्तविक मान्यताएं जैसे पूर्ण रोजगार, निजी हित, पूर्ण प्रतियोगिता आदि पर आधारित है, परंतु वास्तविक जीवन में ये धारणाएं नहीं पाई जाती। तो क्या है, ये अनरियलिस्टिक अजम्पशंस हैं। लिमिटेड स्कोप्स हैं, जैसे कि इसमें राष्ट्रीय नीति, मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी जैसे तत्वों का अध्ययन नहीं किया जाता। तो ये क्या है, इसमें लिमिटेड स्कोप्स का ही अध्ययन किया जाता है, जो मैंने आपको पढ़ाए थे। और आप बोल सकते हैं कि ये पॉपुलेशन पर लागू नहीं होता, कि भाई ये आपने पढ़ाई है कि यूनिट का 10 लाख का भी छोटा सा भाग है, तो ये पूरी पॉपुलेशन पर लागू नहीं होता। इसके द्वारा निकाले गए जो कंक्लूजन्स हैं वो अपर्याप्त विश्लेषण होते हैं, यानी अपर्याप्त होते हैं, पूर्ण जनसंख्या पर लागू नहीं किए जा सकते। तो इस तरीके से इसकी लिमिटेशंस हैं। आप लास्ट में लिख सकते हैं कि भाई वैसे बोला गया है, हम किसी में कमियां निकालते हैं तो बहुत सारी निकाल देते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि ये विश्लेषण का एक उपकरण मात्र है। तो ये आपका आज माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका मैक्रो पर आएगा। अगर आप वीडियो को पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में।